नमस्कार, न्यूज 18 के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं जासमिन शर्मा। मेरे साथ स्टूडियो में इस वक्त हमारे एडिटर शैलेंद्र वांगू मौजूद हैं। विदेशी मामलों के जानकार हैं, बहुत लंबे समय से एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री कवर करते आए हैं और इनसे हम समझने की कोशिश करेंगे अमेरिका के ऑपरेशन हैमर से लेकर ईरान की जवाबी कार्रवाई और इस बीच दुनिया पर इन ऑपरेशंस का क्या असर पड़ रहा है, आगे आने वाले समय में क्या असर होगा। शैलेंद्र सर, बहुत स्वागत है आपका। मेरे पीछे आप एक मैप देख पा रहे हैं। शुरुआत यहां से करते हैं। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, ये अमेरिका का ऑपरेशन था 22 जून को, जब अमेरिका ने ईरान पर स्ट्राइक करके 3 न्यूक्लियर फैसिलिटीज को निशाना बनाया। शैलेंद्र, क्या आप बता पाएंगे कि ये कौन सा एयर स्पेस है जिसका इस्तेमाल अमेरिका ने किया, किस तरह स्ट्राइक अमेरिका द्वारा की गई? ये जो आप देख रहे हैं मैप पे, ये 3 लोकेशंस हैं, फोर्डो, नातांज और इस्फहान। ये 3 न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं जिन्हें निशाना बनाया गया था। देखिए जैस्मिन, ये ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, जिसका नाम ये दिया, कोड नेम दिया गया है, ये एक वेल प्लान्ड ऑपरेशन था और ये एक कोशिश थी अमेरिका की तरफ से ईरान को मजबूर करने के लिए कि वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद करे और बातचीत की मेज पर आए। तो इस ऑपरेशन की अगर हम डिटेल्स की बात करें तो ये ऑपरेशन मात्र 1.5 घंटे में पूरा किया गया। ईरान के एयर स्पेस के अंदर जाकर वापस आने तक 1.5 घंटे का वक्त ये था, जब जो B-2 बॉम्बर्स है वो पहुंचे हैं। और इसमें आपको दिलचस्प बात ये भी बताऊं जैस्मिन, की डिकॉय किया गया। पहले इसको कंफ्यूज करने के लिए डिकॉय ऑपरेशन किया गया कि कुछ विमान जो है B-2 वो टुवर्ड्स द ईस्ट उड़े हैं पहले। शुरुआत में डाइवर्जन टैक्टिक्स थी ये, और जो असल ऑपरेशन था वो पश्चिम दिशा में था, जहां पर उन्होंने टेक ऑफ किया और 18 घंटों की फ्लाइट और जो मिड एयर रिफ्यूलिंग होती है, मिड एयर रिफ्यूलिंग हुई। ये ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए एक लंबी फ्लाइट, 18 घंटों की फ्लाइट ये पहुंची है। जब ये ईरान एयरस्पेस तक पहुंचे सुबह लोकल टाइम करीब 7 बजे के आसपास ये ऑपरेशन शुरू हुआ है, तो जिसके बाद वापस वहां से लौट आए हैं। लेकिन इसी बीच जो फ्लाइट में जो पायलट्स थे उनके लिए खास इंतजाम भी किए गए थे। उनके लिए टॉयलेट्स का इंतजाम थे क्योंकि बहुत लंबी फ्लाइट थी। उनके लिए माइक्रोवेव का इंतजाम किया गया, उनके लिए खाने पीने का इंतजाम भी किया गया था ताकि वो एक कंफर्टेबली वहां पर पहुंच पाए और जिसके बाद वो ऑपरेशन कामयाब करने के बाद वापस लौट आए। लेकिन इसमें अहम बात यह है कि जब ये ऑपरेशन मिडनाइट हैमर को अंजाम दिया जा रहा था, ईरान की तरफ से उनकी किसी भी एयर डिटेक्शन ने या जो सिस्टम्स होते हैं एयर डिफेंस के, वो एक्टिवेट नहीं हो पाए, वो एंगेज नहीं कर पाए। और जो ऑपरेशन था वो इस तरह से प्लान किया गया कि किसी भी हरकत पर नजर रखी जा रही थी ईरान की, और यह यहां तक कहा जा रहा है कि इसमें कोऑर्डिनेशन रहा है अमेरिका और इजराइल के बीच में। उसकी प्लानिंग जो है वो लगभग 1.5 साल पहले की गई थी। बिल्कुल ट्रंप, ये बात ट्रंप खुद कह चुके हैं कि दे वर्कड एज अ टीम। जो एक उन्होंने बाद में मीडिया ब्रीफ भी दिया ये ऑपरेशन होने के बाद, मॉर्निंग में उन्होंने कहा कि वी वर्कड एज अ टीम। और साथ ही साथ शायद अमेरिका की ईरान को ये धमकी कि अगर ईरान ने रिटेलिएट किया तो फिर अंजाम बहुत बुरा होगा। तो क्या हम कह सकते हैं कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है अब, ये सिर्फ 2 देशों के बीच नहीं बल्कि पूरी दुनिया को ही ट्रंप ने एक तरह से वॉर में झोंक दिया है? देखिए, ट्रंप को पहले समझना होगा कि ट्रंप की जो ये एक्शंस रहे हैं वो किस दिशा में रहे हैं। जब ट्रंप चुनने जाने वाले थे इलेक्शन से पहले, उन्होंने बात की थी कि अगर मैं आता हूं तो यूक्रेन युद्ध जो है वो 24 घंटे में खत्म कर दूंगा। लेकिन वो आए, यूक्रेन तो अभी भी चल रहा है। इसी बीच जो इजराइल और हमास के बीच में जो गाजा में जो हालात बदले हैं पिछले कुछ महीनों के अंदर, पिछले 1.5 साल 2 साल के अंदर, वो भी नहीं रोक पाए। उसमें भी ट्रंप का कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा है। लेकिन ऐसे में ट्रंप ये कहते रहे हैं कि मैं एंडलेस वॉर्स का हिस्सा नहीं बनना चाहता हूं। एंडलेस वॉर्स वो अमेरिका के हित में नहीं है। इसलिए आपको याद होगा कि सत्ता में आते साथ ही उन्होंने अफगानिस्तान से अपनी वॉर खत्म की, अपने ट्रूप्स को वापस बुला लिया। वो नहीं चाहते थे किसी भी वॉर में लंबा खींचना इसको। लेकिन अब जो उनकी ये कार्रवाई रही है ईरान को लेकर, उससे ये साफ हो जाता है कि ट्रंप ने जो ये कदम उठाया है इसके लॉन्ग टर्म इंपैक्ट्स हो सकते हैं। अब जो भी तस्वीर पिछले 24 घंटों में बदली है ईरान में इस वॉर को लेकर, जो कि 13 जून को शुरू हुआ था इजराइल की तरफ से और टारगेट किया गया था ईरान के कुछ फैसिलिटीज को, उनके इंस्टॉलेशंस को। लेकिन अमेरिका की एंट्री के बाद अब जो तस्वीर है वो कैसे बदलेगी? अगर आप वो मैप हमें दिखा पाएं जिसमें वो कंट्रीज आसपास की हैं, इस मैप की अगर हम बात करें, ये ईरान है जहां पर यूएस ने स्ट्राइक किया है। दिलचस्प बात यह है कि जो इसके आसपास की जो कंट्रीज है, चाहे कुवैत की बात करें, सऊदी अरब, बहरीन और
कुवैत है और यूएई है, यूएई है जी। तो यहाँ पर देखिए ईरान का वापस अमेरिका पर जाके अटैक करना पॉसिबल नहीं हो कि ईरान इतना डेवलप कंट्री नहीं है। तो ऐसे में जो ये कंट्रीज हैं, कुवैत है, सऊदी अरब है, बहरीन है और यूएई है, यहाँ पर अमेरिका की बहुत सारी बेसिस है, मिलिट्री बेसिस है। तो सबसे इजी ईरान के लिए हमारे पास है। मैं कहूंगी मेरी टीम से जरा वो मैप भी एक बार दिखाएं जहां अमेरिका के ट्रूप्स के ये अमेरिका के ट्रूप्स की डिप्लॉयमेंट है। आप कुवैत, बहरीन, कतर, ये सब। तो सबसे महत्वपूर्ण इसमें सऊदी अरब है जो सबसे बड़ा जो ऑयल सप्लायर है पूरी दुनिया को सप्लाई करता है। बहरीन है जहां पर बहुत बड़ा मिलिट्री बेस है अमेरिका का। कुवैत में भी है, कतर में भी है, यूएई और ओमान, ये तमाम कंट्रीज हैं जिसको पर्शियन गल्फ बोलते हैं। यहां पर अमेरिकन बेसिस बहुत मजबूत हैं और ईरान के लिए सबसे आसान होगा इनको टारगेट करना। लेकिन इससे पहले आपको याद दिला दें जैस्मिन की कल ही ट्रंप ने बोल दिया कि अगर ईरान कोई भी रिटेलिएटरी एक्शन करता है तो उसके अंजाम भुगतने ईरान को पड़ेंगे। तो ऐसे में अब ईरान का अगला कदम क्या होगा इस पर पूरी दुनिया की नजर बनी। बिल्कुल, लेकिन इस बीच ईरान की तरफ से जो पहली प्रतिक्रिया सामने आई है, अमेरिका ने जो अटैक किया है उसके बाद से ईरान ने अमेरिका पर अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है और पूरा जवाब देने की चेतावनी ईरान दे रहा है। यानी कि ईरान पीछे हटने वाला नहीं है, तैयार तो ईरान भी बैठा है, जबकि चारों तरफ से यूएस ट्रूप से घिरा हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी यूनाइटेड नेशंस का क्या बयान है इस पर? यूनाइटेड नेशंस में जो शिकायत की ईरान ने, यूएन सेक्रेटरी जनरल की तरफ से ये कहा गया है, लगभग सभी ये देश कह रहे हैं कि जो ये वॉर है ये एस्केलेट नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखिए जैसे मैं आपको कहा कि अगर ईरान इन एरियाज पे अगर अटैक करता है, इनमें किसी भी कंट्री पर अगर अटैक करता है यूएस के बेसिस पर, तो इन कंट्रीज पर मजबूरी हो जाएगी कि वो इसका जवाब ईरान को दे। तो ऐसे में जो ये कॉन्फ्लिक्ट है उसमें अगर ये कंट्रीज इन्वॉल्व हो जाती है तो ये एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट बहुत बड़ा होता चला जाएगा। बिल्कुल, और यहां पर सवाल ये भी उठ रहा है ईरान को लेकर, ईरान की सपोर्ट की अगर बात की जाए तो बहुत सारी ये कंट्रीज हैं जो खुलकर ईरान को सपोर्ट नहीं कर रही हैं, बीइंग मुस्लिम कंट्रीज। ये भी एक क्वेश्चन है जो कहीं ना कहीं उठ रहा है। इस पर भी हमने बहुत सारी रिसर्च की है, बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। बिल्कुल, देखिए जो इस्लामिक कंट्रीज हैं वो इस वक्त एक टाइट रोप पर चल रहे हैं, क्योंकि वो एक तरफ ईरान के समर्थन में भी हैं, इसलिए क्योंकि वो इस्लामिक कंट्री है। ओआईसी की एक मीटिंग हाल ही में हुई थी जहां पर लगभग सभी देशों ने कहा है कि ये स्ट्राइक्स गलत हैं। सऊदी अरब जो बहुत ही महत्वपूर्ण देश है ऑयल सप्लाई को लेकर, उसने ये यहां तक कह दिया है, वो उसने अमेरिका की कार्रवाई गलत नहीं बताया है, लेकिन वो कहा है कि एस्केलेट नहीं होना चाहिए। लगभग सभी कंट्रीज यही कह रही है एस्केलेट नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं सभी कंट्रीज ने कहा है कि यहां पर ईरान जो है उसको नेगोशिएटिंग टेबल पर आना चाहिए, अपने प्रोग्राम को रोकना चाहिए, क्योंकि उनकी न्यूक्लियर जो एनरिचमेंट कैपेसिटी है उससे पूरी दुनिया को खतरा है। लेकिन सिर्फ तीन ऐसे मुल्क हैं जो ईरान के समर्थन में खुल के आए हैं। पहला चीन, दूसरा रूस और तीसरा पाकिस्तान। पाकिस्तान यहां तक कह चुका है कि अगर इजराइल ईरान पर न्यूक्लियर अटैक करता है तो उसका जवाब पाकिस्तान देगा इजराइल को। तो ऐसे में इजराइल के खिलाफ सिर्फ ये तीन बड़े मुल्क हैं जो कि इजराइल के खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं। लेकिन इस केस में मुझे लगता है कि पाकिस्तान पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, उसको भी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी तो वो लंच करके आए हैं ट्रंप के साथ और उस पर भी हम आएंगे। लेकिन जिस डिप्लोमेसी की आप बात करें कि एक डिप्लोमेटिक लेवल पर आना चाहिए, कूटनीतिक स्तर पर इस चीज़ की चर्चा होनी चाहिए, लेकिन जो ईरान के विदेश मंत्री हैं उन्होंने कहा कि डिप्लोमेसी की कोई गुंजाइश नहीं बची है। उन्होंने भी मीडिया ब्रीफ में ये कहा कि हम कभी उस टेबल से गए ही नहीं थे, वी वर ऑलवेज ऑन फॉर टॉक्स, वी नेवर लेफ्ट द टेबल। लेकिन उससे पहले ही इजराइल ने हम पर हमला कर दिया, ये ईरान के विदेश मंत्री का कहना है। देखिए ईरान के लिए इस वक्त एक बहुत बड़ी मजबूरी है। ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं उनका हालांकि कोई कड़ा स्टेटमेंट तो नहीं आया है, लेकिन वो ये जरूर कहते हैं कि हम अमेरिकन फोर्सेस के खिलाफ जो है ईरान अब एक उचित कार्रवाई कर सकता है, लेकिन वह कार्रवाई क्या होगी अब तक क्लियर नहीं है। इसी बीच जो शुरुआती जो इंडिकेशंस मिल रहे हैं वो ये है कि ईरान की जो पार्लियामेंट है उन्होंने एक प्रपोजल पास किया है कि जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज है, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज वो इलाका है, वो स्ट्रेट है जहां से 30% ऑफ द ग्लोबल ऑयल एंड गैस जो है वो पूरी दुनिया तक पहुंचता है, सप्लाई पूरी दुनिया तक पहुंचती है। तो अगर ईरान उसको बंद करता है तो ये पूरे रीजन के लिए, पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा चैलेंज बन जाएगा इकोनॉमिक, क्योंकि हम पहले देख पा रहे हैं कि जो प्रति बैरल रकम है, जो कॉस्ट है वो बढ़ चुका है। लेकिन ऐसे में जो पार्लियामेंट ने तो पास कर दिया, लेकिन अब ये ईरान की सिक्योरिटी काउंसिल, जो सुप्रीम सिक्योरिटी काउंसिल, वो ये तय करेगी कि इसको इंप्लीमेंट करना है या नहीं। हालांकि हर कोई देश कह रहा है कि ये किसी के हित में नहीं है, लेकिन यहां तक कि चीन ने भी ये कहा है, क्योंकि चीन का भी बहुत बड़ा सप्लाई इसी स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज से आता है, तो वो नहीं चाहते हैं कि इसका इंपैक्ट हो। कुल मिला के सभी देश भी ये चाहते हैं कि
ये डीएस्केलेट हो, लेकिन क्योंकि ईरान पर इस वक्त दबाव है और कह चुका है कि वो अपने सेल्फ डिफेंस में यूएन चार्टर के तहत कार्रवाई कर सकता है। देखना है कि वो कार्रवाई क्या करता है, ये देखते हुए, ये जानते हुए कि वो कोई भी अगर जवाबी कार्रवाई करता है तो उसके लिए जो ट्रंप है वो तैयार बैठे हुए हैं कि फिर इनको एक बार मौका मिलेगा और B-2 बॉम्बर्स को दोबारा ईरान भेज सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन इस बीच अगर हम वर्ल्ड इकोनॉमी की बात करें, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर भी ये कहा जा रहा है कि अगर ईरान निर्णय लेता है तो भारत पे भी उसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट होगा, और इंपैक्ट होना शुरू हो भी चुका है। जिस तरह से आपने कहा कि तेल की कीमतों में बहुत ज्यादा उछाल देखने को मिला है, आज की भी अगर तेल की कीमतें देखी जाए तो बहुत ज्यादा उछाल उसमें देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं ये कॉन्फ्लिक्ट जो और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो चला है। एक तरफ ट्रंप ये कहते हैं कि हम ईरान में अब सत्ता परिवर्तन चाहते हैं, ईरान अगर किसी भी तरह की कार्रवाई करता है तो फिर जवाब बहुत ज़्यादा बुरा होगा। दूसरी तरफ सत्ता परिवर्तन का जिक्र ट्रंप करते हैं, साथ ही साथ एक रिजीम चेंज की बात कहते हैं, मेक ईरान ग्रेट अगेन की बात कहते हैं, और ऐसे दुश्मनी के साथ मतलब ट्रंप का स्टैंड इज नॉट वेरी क्लियर। उन्होंने हमला तो कर दिया, इजराइल को सपोर्ट तो कर दिया, लेकिन किस तरफ है उनका पाला, दिस इज गेटिंग लिटिल डिफिकल्ट टू डीकोड। देखिए जैस्मिन, ट्रंप को अगर हम समझना चाहें तो उनके बहुत से ऐसे बयान रहते हैं जो वो कह देते हैं लेकिन उसका समर्थन वो बाद में अपनी बात से खुद ही पलट जाते हैं। पहली बात यह है कि उन्होंने 2-3 दिन पहले बात कही थी कि वो इस वॉर में शामिल होंगे या नहीं, इसका फैसला वो 2 हफ्तों के अंदर लेंगे, लेकिन 2 दिन के अंदर ही उन्होंने ये हमला कर दिया। बाद में उन्होंने ये कहा कि ये 2 दिन का जो वक्त है वो भी 2 हफ्ते के अंदर ही आता है। दूसरी बात उन्होंने जो कही कि वो नहीं चाहते हैं कि एंडलेस वॉर का वो हिस्सा बने, क्योंकि ये हमारा वॉर नहीं है। लेकिन इजराइल के समर्थन में जो उन्होंने कार्रवाई की है उससे ये साफ हो जाता है कि ट्रंप जो चाहते हैं वो कि उनका एक स्टेचर बना रहे दुनिया भर में इस अटैक के बाद। तीसरी अहम बात यह है कि एक तरफ ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने जब पहली बार इजराइल ने जब हमला किया था तो ऑफिशियल स्टेटमेंट आया था अमेरिका की तरफ से कि ये जो अटैक है इजराइल का 13 जून वाल की बात मैं कर रहा हूं, वो जो अटैक है उसका अमेरिका से कोई लेना देना नहीं है, हम इसमें इन्वॉल्व नहीं है। उसके ठीक 1 हफ्ते के अंदर ही ट्रंप की सरकार खुद इस वॉर में शामिल हो जाती है। तो ऐसे में जो ट्रंप के जो बयान है उनकी कथनी और कर्म में बहुत ज्यादा फर्क है। और आपको यह भी याद दिलाता है कि इंडिया पाकिस्तान का जब वॉर चल रहा था, जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, उसमें भी बार बार ट्रंप की तरफ से बयान आ रहा था कि उन्होंने इस मसले को हल किया। बाद में जब बातचीत हुई प्रधानमंत्री मोदी की, तब उन्होंने क्लियर किया ट्रंप से कि इसमें कोई दूसरी तीसरी जो है देश इसमें इन्वॉल्व नहीं था, ये सीधे तौर पर भारत और पाकिस्तान के बीच का यह मसला था जिसको हमने बातचीत के जरिए हल कर दिया। लेकिन फिलहाल ट्रंप अब फिलहाल इंतजार कर रहे हैं और आज उनकी बैठक भी होने वाली है सिक्योरिटी काउंसिल के साथ, जो उनकी अपनी हाई लेवल ऑफिसर्स के साथ एक मीटिंग होने वाली है, जो कल कार्रवाई हुई है ईरान के ऊपर। उसके बाद अब आगे उनको क्या करना होगा, खास तौर से नजरें इस बात पर रहेंगी कि ईरान की जो जवाबी कार्रवाई है। हालांकि हमने कल देखा है कि इस अटैक के बाद ईरान ने 40 मिसाइल्स फायर की हैं इजराइल पे, तो क्या ये सिर्फ इजराइल तक ही लिमिटेड रहेगा या ईरान इसको बाकी रीजन तक भी एक्सलेट कर सकता है? विशाल, एक बार दूसरा मैप लगाना, दूसरा मैप चेंज करना जरा। हाँ, ये ठीक है, ओके। ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये है ईरान बैक्ड ग्रुप्स इन मिडिल ईस्ट। जो ईरान के जो ग्रुप्स हैं जिन्हें मिडिल ईस्ट में जिनका आप जिक्र कर रहे थे, ये ईरान है और इसके आसपास जो ये ईरान के, अच्छा, जॉर्डन, सीरिया, इन देशों का, लेबनान, इन देशों का क्या हम रुख देख पा रहे हैं, तुर्की, और इन देशों का क्या स्टैंड हम इस वक्त देख पा रहे हैं ईरान के कॉन्टेक्स्ट में? देखिए, बीइंग इस्लामिक कंट्री, टर्की जो है वो रीजन का बहुत बड़ा पावरफुल देश खुद को मानता है, तो वो जाहिर तौर पर वो अमेरिकन अटैक को इसकी मुखालफत करता, अपोज करता है। लेकिन अहम बात यह है कि ईरान जो है वो बतौर कंट्री अभी तक इन्वॉल्व नहीं था सीधे तौर पर जो इजराइल पर पिछले कुछ सालों के अंदर जो अटैक्स हुए हैं। लेकिन ईरान समर्थक जो टेरर आउटफिट्स हैं, जैसे हमास है, हिजबुल्लाह है, वो या हुथीज है, वो लगातार टारगेट करते रहे हैं इजराइल को, और इसका जवाब इजराइल सीधे तौर पर हमास के साथ लड़ाई लड़ रहा था, लेकिन वो ईरान को डायरेक्ट टारगेट नहीं कर रहा था। लेकिन जैसे उसने ईरान को टारगेट किया, शुरुआत में हमने देखा है कि जो डैमेज ईरान को पहुंचा है, उसके बाद इजराइल एक मजबूत कंट्री के तौर पर उभरा है। लेकिन उसके कुछ दिनों के अंदर ही हमने देखा कि जो ईरान की जो रिटेलिएटरी एक्शन था उसमें इजराइल में बहुत डैमेज हुआ है। इजराइल की छवि, नेतन्याहू की छवि बहुत डैमेज हुई है, क्योंकि जिस तरह से ईरान ने कार्रवाई की है और जो उनके बड़े इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशंस हैं उनको डैमेज पहुंचाया, माइक्रोसॉफ्ट की बिल्डिंग को भी उन्होंने नुकसान पहुंचाया है। तो ऐसे में अमेरिका की एंट्री वहीं से मुझे लगता है शुरू हुई है, जब उनको लगा कि कहीं ना कहीं ईरान अब हावी हो रहा है इजराइल पे। तो इसमें ऐसे में जो अमेरिका है उसने ये तय किया कि वो इन न्यूक्लियर टारगेट्स को टारगेट करने के बाद वो एक कड़ा संदेश देना चाहता है कि आपकी जो ये कार्रवाई है ये मंजूर नहीं, आपको ये बंद करना होगा। लेकिन
अहम बात यह है कि अब अमेरिकी कार्रवाई के बाद इजराइल और ईरान के बीच में जो टकराव है वो खत्म नहीं हुआ है, और ये साफ कर दिया, जैसे कि आपने अभी बताया कि ईरान ने साफ कर दिया कि अभी बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं है। तो ऐसे में बातचीत की मेज पर वो कैसे आएंगे? एक अहम बात यह भी है कि आज ईरान के विदेश मंत्री रूस पहुंचे हैं। रूस एक बहुत बड़ा सपोर्टर रहा है ईरान का, तो ऐसे में रूस का क्या रवैया रहता है? हालांकि रूस और चीन सीधे तौर पर अब तक इन्वॉल्व नहीं हुए हैं और वो होना भी नहीं चाहते। बिल्कुल। और इस मैप के जरिए अगर हम समझने की कोशिश करें तो ये ईरान और इन कंट्रीज का आपने जो जिक्र किया, चाहे कुवैत है, कतर है, यूएई है, बहरीन है, इन्होंने खुलकर ईरान का समर्थन नहीं किया है। लेकिन अगर हम लेबनान की बात करें, अगर हम सीरिया की खासतौर पर बात करें, जॉर्डन, ये वो तमाम जो कंट्रीज हैं, तुर्की, इनकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो प्रॉक्सी नेटवर्क्स हैं ईरान के, क्या हम ये कह सकते हैं कि वो डैमेज करने के लिए तैयार बैठे? क्योंकि कुछ विशेषज्ञों के मुताबिक ईरान के पास हजारों छोटी और मीडियम डिस्टेंस की बैलिस्टिक मिसाइलें हैं जो कतर, सऊदी अरब, यूएई, बहरीन जैसे अमेरिकी सैन्य अड्डों को निशाना बना सकती हैं, जो प्रॉक्सी नेटवर्क्स हैं बेसिकली उनके जरिए। बिल्कुल, देखिए ईरान के पास एक लिमिटेड कैपेसिटी हथियारों की है जिसमें मिसाइल्स भी शामिल है, लेकिन वो शॉर्ट रेंज में है। जैसे हमने बताया कि अगर ईरान रिटेलिएट करना चाहेगा तो उसके पास यही कुछ कंट्रीज हैं, सऊदी, कतर, यूएई, बहरीन, कुवैत और एक कंट्री इसमें और है जहां पर वो यूएस के बेसिस पे अटैक कर सकता है। लेकिन इसके साथ ही साथ ये भी धमकी दी गई है ईरान की तरफ से दबे शब्दों में कि इस रीजन में जो अमेरिकन टूरिस्ट हैं, जो अमेरिकन एम्बेसीज हैं, इंस्टॉलेशंस है, यूएस के इंटरेस्ट है, उनको भी वो निशाना बना सकता है। और साथ ही साथ हमने स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज की बात की, वो एक साइड एक ऑप्शन है ईरान के पास में, लेकिन जो असल टारगेट्स हैं वो ये तमाम चीजें हो सकती हैं। लेकिन ऐसे में ये कंट्रीज नहीं चाहती हैं कि यहां पर कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा बढ़े, इसीलिए हर कोई कह रहा है कि ईरान को बातचीत की मेज पर आना चाहिए। लेकिन इसी बीच आपको बता दो, एक अहम बात यह भी, चीन का एक बड़ा अच्छा स्टेटमेंट सामने हमने देखा है। चीन का एक अच्छा स्टेटमेंट सामने ये आया जो इंटरेस्टिंग है, जहां उन्होंने कहा है कि जो गलती अमेरिका ने इराक में की थी आज से कुछ साल पहले, ये बोलते हुए कि उनके पास WMD यानी वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन हैं, जिसको खत्म करने के लिए उन्होंने इराक वॉर शुरू किया था, बाद में कुछ निकला नहीं और उसकी फजीहत अमेरिका को झेलनी पड़ी, बावजूद इसके कि ईरान उसके बाद एक बहुत ही बुरे दौर से गुजरा है। अब वही शायद गलती, ये चीन का बयान है, ये वही गलती शायद अमेरिका ईरान में कर रहा है कि वहां पर आपकी IAEA ने पहले बोला कि वहां पर जो न्यूक्लियर रिएक्शन है, न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है उनका, वो बॉम्ब बनाने के लिए नहीं है, वो बॉम्ब नहीं बना रहे हैं। लेकिन बाद में जब ट्रंप ने ये कहा कि वो बना रहे हैं और इजराइल ने ये दावा किया है कि उनके पास 60% अभी भी ऐसा यूरेनियम है जो कि 60% तक एनरिच हो चुका है और बहुत जल्दी दोबारा बॉम्ब बना सकते हैं, इस तरह की खुफिया जानकारी इजराइल के पास है और इसका समर्थन अमेरिका भी करता आया है। तो ऐसे में जो एक्चुअल न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम है उसको कितना नुकसान पहुंचा है, इसका असेसमेंट अभी फिलहाल अमेरिका के पास भी नहीं है। बावजूद इसने कहा है कि हमने पूरी तरह से खत्म कर दिया है जो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है, लेकिन असल डैमेज कितना हुआ है अब तक साफ नहीं हो पाया। हालांकि जो 3 अहम बेसिस है उनको निशाना तो बनाया अमेरिका ने अपने B2 बॉम्बर्स के जरिए, लेकिन एक्चुअल उसका कितने साल पीछे ईरान गया है न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर, ये अब तक क्लियर नहीं है। विशाल, दूसरा मैप लगा दो। ठीक है। अंत में अगर हम ये समझने की कोशिश करें कि रूस और चाइना का सपोर्ट ईरान को, इजराइल का सपोर्ट, इजराइल को अमेरिका का पूरी तरह से सपोर्ट, ऐसे में पूरी दुनिया एक तरह से युद्ध की आग में इस वक्त जल रही है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर किसी देश पर, हर किसी कंट्री पर इसका असर देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट पॉसिबल स्टेप क्या हो सकता है? हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आउट ऑफ दिस होल कॉन्फ्लिक्ट जो डे बाय डे बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग? देखिए जैस्मिन, सबसे पहले हम बात करेंगे अपने देश की और अपने देश के इंटरेस्ट क्या है इस पूरे रीजन को लेकर। अगर हम पूरे गल्फ की बात करें तो एक बड़ी तादाद में, हजारों की तादाद में वर्कर्स वहां पे जाते हैं काम करने के लिए, वो सऊदी अरब हो, वो UAE हो, दोहा, कतर और पर्शियन गल्फ में जो कंट्रीज हैं वहां वो जाते हैं। और ऐसे में ये 2 कंट्रीज इजराइल और ईरान, यहां से हम पिछले दिनों ऑपरेशन सिंधु के तहत हमने बहुत से इंडियंस को वहां से, खासकर कश्मीर के जो लोग हैं, जो स्टूडेंट्स वहां पढ़ने के लिए जाते हैं, और इजराइल से भी ऑपरेशन सिंधु शुरू हो चुका है ताकि हमारे लोग जल्द से जल्द वापस अपने देश में सेफली वापस लौट आए। इसी बीच हमने ये भी देखा है कि ईरान पर जब हमला हुआ उसके बाद कल प्रधानमंत्री मोदी को फोन आया था ईरान के
प्रेसिडेंट का, जहां पे उन्होंने ब्रीफ किया और प्रधानमंत्री मोदी ने उनका धन्यवाद भी किया है जिस तरह का ऑपरेशन में उनका समर्थन रहा है भारतीयों के इवैक्यूएशन को लेकर। और साथ में साथ भारत ने यह भी कह दिया है कि यह मामला डीएस्केलेट होना चाहिए और बातचीत, डिप्लोमेसी जो है वही एक इकलौता रास्ता है इस मसले को हल करने का। लेकिन अगर हम बात करें कि अब आगे क्या होगा, ईरान के पास बहुत से ऑप्शंस हैं कि वो अपने प्रॉक्सीज के जरिए, अपने जो आउटफिट्स है हमास या हुथी से, उनके जरिए वो अमेरिकन टारगेट्स को निशाना बना सकता है। दूसरा, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज की हमने जैसे अभी बात की, वो एक ऑप्शन उनके पास है। तीसरा ऑप्शन ये भी है कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को और तेजी लाए उसमें, ताकि वो एक रीजनल पावर बन सके, जिसकी वो ख्वाहिश करता है और रीजनल पावर बनना चाहता है इस पूरे क्षेत्र में, क्योंकि यही एक ऐसा कंट्री है जहां जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हो सकते हैं। तो ऐसे में हर कोई चाहता है कि अब बातचीत के जरिए इसको हल किया जाए, एस्केलेट ना हो, क्योंकि इस एस्केलेशन से ये पूरा रीजन ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पे इसका असर पड़ेगा। और ट्रंप का ये कहना कि एक रिजीम चेंज की जरूरत है और नई हुकूमत की जरूरत है, ये कितना अहम बयान है अमेरिका की? देखिए, पहले तो ट्रंप की तरफ से ये कहा गया कि हम रजीम चेंज नहीं चाहते हैं। उनके उपराष्ट्रपति जो वांस है, उनकी तरफ से भी ये कहा गया कि ये जो युद्ध है वो अमेरिकन, माफ कीजिए, जो ईरानियन न्यूक्लियर प्रोग्राम है उनके खिलाफ ये ऑपरेशन किया गया। इसका जो अमेरिका की लड़ाई है वो ईरान के साथ नहीं है, उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम के साथ, उसको बंद करना चाहते हैं। लेकिन आज हमने देखा है कि ट्रंप ने फिर एक बार ट्रुथ सोशल अपने प्लेटफॉर्म पर फिर एक बार जिक्र किया है कि अगर रजीम चेंज अगर होना ही है तो हो जाए। लेकिन रजीम चेंज से क्या होगा? रजीम चेंज से सीधे तौर पर असर नहीं पड़ेगा ईरान पे, क्योंकि देखिए ईरान में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो करंट रजीम से खुश नहीं है। लेकिन उन पर ये थोपना, जो हमने इराक में देखा, अगर ये थोपा जाता उनके ऊपर कि वहां पर रजीम चेंज होनी चाहिए, तो उससे ईरान एक ऐसी कंट्री हो जाएगी रीजन में जो डिस्टेबलाइज हो सकती है, बिल्कुल उसी तरह जैसे इराक हुआ था। तो ऐसे में जो भी कदम उठाने चाहिए आगे, हालांकि उसका ये भी जो कल अटैक हुआ है अमेरिका की तरफ से, उसके बाद ये भी कहा गया अमेरिका की तरफ से कि उन्होंने बातचीत के लिए फिर एक बार कांटेक्ट किया है ईरान को कि वो बातचीत की मेज पर आए, लेकिन फिलहाल ईरान इस मूड में नजर नहीं आ रहा है। तो अब ऐसे में तमाम चीजें इस बात पर डिपेंड करती हैं कि ईरान की अगली कार्रवाई क्या होगी। जैसे वो कार्रवाई करेगा उसका नतीजा क्या होगा वो हम सबको देखना होगा। बिल्कुल, और जैसे जैसे इस पर डेवलपमेंट होगी आप तक हम विस्तार से डिटेल्स में विजुअल प्रेजेंटेशन के जरिए, डिस्कशंस के जरिए पहुंचाने की कोशिश करेंगे। शैलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया, विस्तार से आपने ये तमाम चीज़ें मैप्स के जरिए, मैं आशा करती हूँ कि हमारे दर्शकों तक पहुंची होंगी, उन्हें क्लियर हुआ होगा ये कॉन्फ्लिक्ट किस ओर जा रहा है, क्या कुछ हो सकता है और आगे क्या होगा वो भी आपको बताएंगे। बहुत शुक्रिया।